हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम आज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। तो अगर हम बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमें इस टर्म को समझने की ज़रूरत है। हेरिडिटी होता क्या है, उसके लिए हम थोड़ा सा जाते हैं पीछे। जब हमने चैप्टर पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो हमने वहाँ पर क्या देखा था कि जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या है, हमें पता है कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होते ही हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इसके बारे में भी हमने बात की थी जब हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ा था। हमने वहाँ पर क्या देखा था कि जब भी कोई सेल अपनी कॉपी बना रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करने की ज़रूरत है, उसको जो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसकी कॉपी बनाने की ज़रूरत होती है। क्यों डीएनए की कॉपी उसको क्यों बनानी है, क्योंकि कोई भी लिविंग सेल डीएनए के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। डीएनए के अंदर प्रेजेंट क्या है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट है सारी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में। किसके बारे में, कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस तरह के प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, और यही प्रोटीन्स हैं, किस तरह के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में फॉर्म होंगे, वही सारे प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी फिज़िकल फॉर्म कैसी होगी, हमारी अपीयरेंस कैसी होगी, हम कैसे दिखाई देंगे, हमारी आइज़ का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी। ये सब किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में किस तरह की प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं। और हमारी बॉडी में किस तरह की प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे डीएनए में किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। कोडेड फॉर्म में हमारे डीएनए में प्रेजेंट रहती है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी डिकोड करती है, और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में ये प्रोटीन्स बनते हैं। और यही प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं किसको, हमारी फिज़िकल फॉर्म को और हमारी अपीयरेंस को, हम किस तरह के दिखाई देंगे। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डीएनए के कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन्स के लिए इंफॉर्मेशन उसमें कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये डिसाइड करेगा कि हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनेगा, जो इस बात को डिसाइड करेगा कि हमारी आई का कलर कैसा होगा। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ये क्या डिसाइड कर रहा है, हमारी आई के कलर को डिसाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ और है तो कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा जिससे हमारी आई का कलर सपोज ब्लू होगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ और प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी में कुछ और टाइप का प्रोटीन बनेगा जिससे कि उसकी आई का कलर ब्राउन होगा। ठीक है, किसी और इंडिविजुअल के अंदर अगर यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसकी बॉडी में कुछ अलग तरह का प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन की वजह से उसका आई का कलर कुछ डिफरेंट होगा, जैसे कि ग्रीन होगा। तो ये जो डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट है ये डिसाइड कर रहा है कि हमारी आई का कलर कैसा होगा। कुछ और डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है वो डिसाइड करेगा क्या, कि हमारी हाइट कैसी होगी। ये उन प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है जो प्रोटीन्स हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ और डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट होगा वो ये डिसाइड करेगा कि हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का रंग कैसा होगा। और डीएनए के इन्हीं सेगमेंट्स को जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं जीन्स, है ना। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं किसमें, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस चैप्टर में। तो डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी कैरेक्टरिस्टिक को या किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए कोड कर रहे हैं, उसके लिए उनमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कोडेड फॉर्म में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये एक जीन है। ठीक है, तो ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है। और जीन्स पर ही बेस्ड है कि हमारी फिज़िकल फॉर्म कैसी होगी और हमारी अपीयरेंस कैसी होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे कि कोई सेल जब डिवाइड करेगा तो सबसे पहले तो वो अपनी डीएनए की कॉपी बनाएगा। डीएनए की कॉपी क्यों बनाएगा? क्योंकि जो पेरेंट सेल है उसको भी डीएनए चाहिए, क्योंकि डीएनए के अंदर ही इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की फॉर्मेशन की, और प्रोटीन्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव नहीं कर सकता। तो और जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको भी प्रोटीन्स चाहिए, उसकी बॉडी में भी प्रोटीन फॉर्मेशन होना ज़रूरी है अगर उसको जिंदा रहना है तो। और उसकी बॉडी में प्रोटीन्स कब बनेंगे? जब उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? डीएनए की कॉपी होती है। और हमने ये भी बात की थी कि डीएनए की कॉपी जब होती है तो ये क्या है? ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो जब ये डीएनए की कॉपी बनती है, जब सेल अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा तो क्या होगा? ये जो कॉपी है ये ओरिजिनल डीएनए से थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगी। और जब ये कॉपी पहुंचेगी नए ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो जो नया ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए थोड़ा बहुत तो पेरेंट के डीएनए से डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो जब ये डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। इसीलिए जो भी ये नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, वो अपने पेरेंट से थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होंगे। इसीलिए जब कभी भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रही हैं? वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना। तो बायोकेमिकल रिएक्शन कैसी है? ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, नॉट 100% एक्यूरेट। और इसी वजह से क्या फॉर्म्स होती हैं? वेरिएशंस फॉर्म होती हैं। जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो पेरेंट से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पर देखें, जैसे कि आपकी बुक में बनाया हुआ है, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये पूरा ब्लू कलर का है, इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर ब्लू कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा? ये पेरेंट से रिप्रोड्यूस कर रहा है, सपोज कीजिए असेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और इसने क्या बनाए? अपने दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो नए ऑर्गेनिज्म इस पेरेंट से बन रहे हैं। क्या बोलते हैं? हमें नहीं, इन्हें बोलेंगे हम ऑफ स्प्रिंग्स। ये इसके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, ये नए इंडिविजुअल्स जो बन रहे हैं। तो क्या होगा? जब ये नए इंडिविजुअल बनेंगे, इनको बनाने के लिए जो पेरेंट का डीएनए है उसकी कॉपीज बनेंगी। और हमें पता है कि पेरेंट के डीएनए की जब कॉपी बन रही है तो वो एग्जैक्टली तो पेरेंट के जैसी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो उसमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब ये जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से क्या होगा? ये जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेंगे। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेरेंट में यहाँ पर कलर क्या था? ब्लू था, लेकिन ऑफस्प्रिंग में यहाँ पर कलर क्या दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है। बाकी सारा तो ये बिल्कुल पेरेंट के जैसा है, एक वेरिएशन आ गई। दूसरा जो ऑफस्प्रिंग है इसमें कुछ अलग तरह की वेरिएशन आ गई। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ये क्या शो कर रहा है? कि इसमें भी कुछ वेरिएशन है, लेकिन वो वेरिएशन इस वाले से, पहले वाले से डिफरेंट है। तो दोनों ऑफस्प्रिंग्स में कुछ थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, दोनों पेरेंट से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। अब क्या होगा? ये जब फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जब ये ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे तो क्या होगा? इनके डीएनए की कॉपी होगी। अब इनके डीएनए की जब कॉपी होगी, ये भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये कॉपी भी 100% तो, ये रिएक्शन भी 100% तो एक्यूरेट नहीं होगी। तो क्या होगा? अब ये जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, जो अब ये नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, ये पेरेंट से थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो कहीं पर कुछ कुछ इसमें सपोज कुछ और डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर कुछ और डिफरेंस आ गया, ऐसे इस वाले में कुछ और डिफरेंस आ जाएगा, और ऐसे इस वाले में कुछ और डिफरेंस आ जाएगा। पेरेंट वाली वेरिएशन तो इनमें थी, वो तो इनमें पहले से ही प्रेजेंट है, जो पेरेंट के डीएनए में ऑलरेडी चेंज हो चुका था वो तो इनमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन अब जब इस चेंज्ड डीएनए की कॉपी हुई तो उसमें थोड़े से चेंजेस और आ गए,
है ना। तो जो पेरेंट में वेरिएशन थी वो तो इनमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा था कि ये पार्ट रेड कलर का हो गया था, तो ऑफस्प्रिंग्स में भी हमें दिखाई दे रहा है ये पार्ट तो रेड कलर का है ही। लेकिन अब जब डीएनए की कॉपी हुई, नए डीएनए बने, तो उनमें थोड़े से और वेरिएशन आ गए, थोड़ी सी और चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से और नए वेरिएशंस प्रोड्यूस हो गए। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि बाकी तो ये सब पेरेंट की जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ब्लू की जगह क्या हो गया है, यहाँ पर वाइट हो गया। ऐसे ये भी बाकी तो सारा पेरेंट के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ब्लू की जगह क्या हो गया है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ब्लू की जगह पिंक या पर्पल कलर हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बाकी ये सारा पेरेंट की जैसा है, जो पेरेंट में वेरिएशन थी वो तो इनमें भी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि जब पेरेंट के डीएनए की कॉपी हुई तो कुछ नए नए चेंजेस बन गए। जो नए डीएनए उनमें कुछ नए चेंजेस हैं, जिसकी वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कलर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर हमें कुछ और चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इतना स्लाइड चेंज हो कि वो हमें विजिबल भी नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज डॉटर ऑर्गेनिज्म में पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। तो यहाँ हमें एक चीज़ और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब जैसे नए वाले ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये रेड पार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी रेड पार्ट वाली वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, ये भी रेड पार्ट वाले और वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, है ना। बेशक इनमें पेरेंट के कंपैरिजन में और कुछ नई वेरिएशंस आ जाएंगी, लेकिन ये जो रेड वाली वेरिएशन प्रोड्यूस हुई थी उस वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हर बार जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी एक वेरिएशन जो बन गई है तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे नई नई जनरेशन्स बनेंगी उस वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होंगे उस वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा और नई नई वेरिएशंस भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेंगी। सपोज कीजिए ऐसे 100 जनरेशन्स तक या 200 जनरेशन्स तक यहाँ पर प्रोडक्शन होता रहा, नई नई जनरेशन्स बनती रहीं, तो क्या होगा, अब जो फाइनली यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बनकर आएगा वो ओरिजिनल पेरेंट से काफ़ी डिफरेंट हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर बार जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है कुछ नई वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, तो जिसकी वजह से वेरिएशंस बढ़ती चली जा रही हैं और जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो ओरिजिनल पेरेंट से, जो बहुत साल पहले जो पेरेंट था, जो 100 साल पहले की जनरेशन थी या 200 साल पहले की जनरेशन थी, उससे काफ़ी डिफरेंट हो चुका होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और ये वेरिएशंस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, अपने फॉर्मर पेरेंट से, बहुत पुराने वाले पेरेंट से, अपने फोर फादर्स से डिफरेंट होता चला जा रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, है ना, पेरेंट्स के अलाइक तो हैं, बेशक वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है लेकिन पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। यानी ऑफस्प्रिंग्स में जो भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, जो भी सारे ट्रेड्स आ रहे हैं कि उनकी फिजिकल फॉर्म कैसी होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, वो कैसे दिखाई देंगे, अपीयरेंस उनका कैसा होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर पेरेंट्स का ही डीएनए कॉपी होकर आ रहा है, तो पेरेंट के डीएनए से ही ये सारी इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रही है। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, इसी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना। और कैसे ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स, डीएनए की फॉर्म में, क्योंकि पेरेंट का जो डीएनए है उसी की कॉपी प्रेजेंट है ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो इसीलिए वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स में प्रेजेंट थे वही सब ऑफस्प्रिंग में भी प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि जब डीएनए की कॉपी हुई तो वो कॉपी 100% तो एग्जैक्टली पेरेंट के डीएनए जैसी नहीं थी, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस थे, जिसकी वजह से पेरेंट ऑफस्प्रिंग में आ गए हैं वेरिएशंस। ऑफस्प्रिंग पेरेंट के से अलाइक तो है, उसके जैसा तो है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है।
पेरेंट से वो थोड़ा सा तो डिफरेंट है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है वेरिएशंस। और इसी हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये जो हम चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये चैप्टर किस में इंक्लूडेड है, किस ब्रांच ऑफ साइंस में इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है, जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही हैं और कैसे इस प्रोसेस में वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें ट्रेट्स के बारे में, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या देखे थे हमने, क्या होते हैं ये, फिजिकल फॉर्म या अपीयरेंस, कैसे हम दिखाई दे रहे हैं, हमारे बालों का कलर कैसा है, हमारी कानों का शेप कैसा है, हमारी फिंगर्स का शेप कैसा है, और हमारी आईज़ का कलर कैसा है, हमारी हाइट कैसी है, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये सब क्या है, ये सब है हमारे ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे सारे हमारे ऑब्जर्वेबल फीचर्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, उन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं। तो क्या हमारे सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जो पेरेंट से ही हमारे अंदर आए हैं, या कुछ ऐसे भी ट्रेट्स हैं जो पेरेंट से हमारे अंदर नहीं आए हैं? तो जितने भी ट्रेट्स हैं, जितने भी ऑब्जर्वेबल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप्स में, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, विच आर कोडेड इन डीएनए। उनकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, और डीएनए कहाँ से आया, पेरेंट से। यानी वो ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, वो ट्रेट्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हुए हैं। क्यों, जीन्स के ट्रांसमिशन की वजह से। तो और उनकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे हमारी हाइट कितनी होगी, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट्स है। हमारे पेरेंट के डीएनए में इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट है वही हमारे अंदर आई है, जिससे कि हमारी हाइट डिटरमाइन होगी। हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारी आई का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, और जैसा यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, हमारे ईयर का शेप कैसा होगा। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो ईयर लोब है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर ये स्किन से अटैच नहीं है, तो ये कैसा है, ये ईयर लोब फ्री है। हमारा ईयर लोब फ्री होगा। या फिर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जो कान का नीचे का पार्ट है ईयर लोब, ये स्किन से पूरी तरह से अटैच्ड है, तो हमारा ईयर लोब फ्री होगा या अटैच्ड होगा। ये कैसे डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड करें हमारी जीन्स, और जीन्स हमें कहाँ से मिली है, वो हमें मिली है हमारे पेरेंट्स से। तो ये कैसा ट्रेट है, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई है। ठीक है, कुछ और ट्रेड्स हैं एक्वायर ट्रेड्स, जो हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं। ये हमें पेरेंट्स से हमारे अंदर नहीं आए थे। क्यों, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में कोडेड नहीं है, ये हमने एनवायरनमेंट से सीखे हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने स्विमिंग सीखी है, तो आपने अगर स्विमिंग सीखी है तो क्या होगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में तो कुछ चेंजेस आ गए, आपको स्विमिंग करनी आ गई, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन, ये स्विमिंग सीखने से क्या आपके डीएनए में कोई चेंज हो गया? नहीं, हमारे डीएनए में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में तो कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपका बेबी होगा तो वो स्विमिंग सीख कर ही पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा। या सपोज कीजिए कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट में बाई चांस एक हाथ कट गया है, तो अगर उसका हाथ कट गया तो क्या हुआ, उसके सिर्फ सोमेटिक सेल्स में, ऐसे सिर्फ सेल्स में कुछ कुछ बॉडी की फॉर्म में उसकी चेंज हुआ है, लेकिन उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, जब वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा, तो वो ऑफस्प्रिंग्स दोनों हाथ के साथ में ही पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि डीएनए में कुछ चेंज हो गया उसका हाथ कटने से, तो अब जो नए ऑफस्प्रिंग्स वो पैदा करेगा उनका भी एक हाथ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। तो ये ट्रेड्स जो हमने एनवायरनमेंट से अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं, जिन्होंने हमारे डीएनए में कोई चेंज नहीं किया है, तो इनकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। इन चेंजेस को हम कहते हैं, इन ट्रेड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, और इसको हम अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, या ये ट्रेड्स हमें अपने पेरेंट्स से डीएनए की फॉर्म में नहीं मिले हैं।
तो एक्वायर्ड ट्रेट या एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन इनहेरिटेबल चेंज है, ये इनहेरिट नहीं हो सकता, इनहेरिट नहीं हो सकता यानी ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जा सकता। और ये क्या है कि हमारे स्ट्रक्चर में या हमारे फंक्शन में कुछ ऐसा चेंज हुआ है, पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस से कुछ चेंज हो रहा है, और ये चेंजेस हम अपने ऑफस्प्रिंग में क्यों नहीं पास कर सकते? क्योंकि ये चेंजेस की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ उन ट्रेड्स को हम अपने ऑफस्प्रिंग्स में पास कर सकते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है, और उन्हीं ट्रेड्स को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। तो हमारे सारे ट्रेड्स इनहेरिटेड ट्रेड्स नहीं हैं, कुछ जो हमने पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट से एक्वायर किए हैं वो हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, और वो हम अपने ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन नहीं कर सकते। अब ये जो ट्रेड्स हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये पेरेंट्स से जा रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है? तो क्या ये वैसे ही हैफाजार्ड वे में जा रहे हैं या किसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? तो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी करके देखा है कि ये जो ट्रेड्स जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स के इनहेरिटेंस के लिए रूल्स। और कौन से साइंटिस्ट थे जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें? वो थे हमारे ग्रेगर जोहेन मेंडल, शॉर्ट में हम इन्हें मेंडल ही बोल देते हैं। मेंडल नाम के हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है, जिन्होंने पता किया कि वो क्या लॉज हैं या क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करके ये ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, और इन्हीं लॉज या रूल्स को हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्हीं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये 3 लॉज तक ये पहुँचे कैसे? इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, किस पर? पी प्लांट पर। पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम नाम के प्लांट पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और जिससे कि इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन लॉज को फॉलो करता है, जो लॉज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, किसी और प्लांट पर इन्होंने क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया? सपोज इन्होंने पी प्लांट की जगह लिया होता कोई और प्लांट, जैसे मैंगो ट्री लिया होता, तो क्या होता? मैंगो ट्री को एक तो लगाने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता। दूसरी बात, मैंगो ट्री का ट्री बहुत सारे साल तो मैंगो ट्री ग्रो होने में ही ले लेता, उसमें जब सीड्स फ्रूट्स लगने शुरू होते तब तक बहुत सारे साल गुजर चुके होते। उसके बाद जब हम सीड्स को सो करते, उन्हें बोते, तो फिर नया प्लांट बनता, फिर बहुत सारे साल तक वेट करना पड़ता, तब कहीं जाकर फिर उसमें फ्रूट्स लगते, फिर उसमें सीड्स लगते, फिर उनको हम लगाते। तो इससे तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता, हम स्टडी नहीं कर पाते। तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया? उसकी बहुत सारी वजह हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो वो उगाना ईजी है, ईजी टू कल्टीवेट, कम पैसों में और कम जगह में हम पी प्लांट को उगा सकते हैं, कम मेहनत से हम पी प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि पी प्लांट में बहुत सारे शार्पली डिफाइंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। शार्पली डिफाइंड यानी एकदम दूर से देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये ग्रीन है, ये येलो है, ये टॉल है, ये डार्क है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें प्रेजेंट हैं जो कैसे कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग यानी कुछ प्लांट्स तो कैसे होते हैं, उसमें टॉल होते हैं, तो कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। दूर से देखकर ही हमें पता चल रहा है हाँ ये टॉल प्लांट है, हाँ ये डार्क प्लांट है, हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करके पता नहीं लगाना पड़ रहा कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसे 7 डिफरेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक तो हमने ये देखा टॉल डार्क, ये क्या है? हाइट में डिफरेंस। दूसरा क्या होता है? उनकी जो पॉड होता है, पॉड की शेप में भी डिफरेंट होता है। पॉड यानी जो फली होती है, मटर की फली। कुछ पॉड्स तो आपने देखे भी होंगे घर में, जब आपकी मम्मी सब्जी बनाती होंगी मटर की, तो आपने देखा होगा कि कुछ कैसे होते हैं? इन्फ्लेटेड, यानी वो फूले हुए होते हैं, और कुछ होते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी बीच बीच में से वो कहीं कहीं से पिचके हुए होते हैं। या तो इन्फ्लेटेड होते हैं, कुछ पूरे फूले होते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे से होते हैं जो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं बीच में से।
तो पॉड की शेप में भी डिफरेंस हमें साफ साफ दिखाई देता है, इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉड के कलर में भी डिफरेंस आपने घर में भी देखा होगा आपने, कुछ पॉड्स होते हैं जो येलो या वाइट कलर के होते हैं और कुछ पॉड्स होते हैं जो बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं। इसी तरह से अगर हम सीड की बात करें तो सीड की शेप में भी डिफरेंस होता है। सीड की शेप राउंड भी हो सकती है या फिर रिंकल्ड भी हो सकती है। ये भी आपने घर में देखा होगा जब आपने मटर के दाने देखे होंगे, कुछ दाने तो बिल्कुल ऐसे फूले हुए गोल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, ऐसे पिचके पिचके से होते हैं जिन्हें हम रिंकल्ड कहते हैं। ऐसे ही सीड की कलर में भी डिफरेंस होता है। सीड के कलर में क्या डिफरेंस होता है, कुछ सीड्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं जो बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कंट्रास्टिंग, वो होता है फ्लावर का कलर। फ्लावर अगर आपने देखे होंगे पी के प्लांट पर, तो आपने देखा होगा या तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। और फ्लावर की पोजीशन में भी डिफरेंस होता है। फ्लावर पोजीशन, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्सियल होते हैं। एक्सियल इन पोजीशन यानी जहाँ कहीं भी ब्रांच निकल रही है, ब्रांच के एक्सिस में यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर टर्मिनल इन पोजीशन होते हैं, यानी ब्रांच के एक्सिस में तो यहाँ पर तो कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता। फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ ऊपर की तरफ टर्मिनल पोजीशन पर ही प्रेजेंट होता है। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पी प्लांट में ऑब्जर्व की जाती हैं। प्लांट की हाइट, पॉड की शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। और ये इजीली ऑब्जर्वेबल है, हम इन्हें दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। उसके अलावा जल्दी से ग्रो कर जाता है, सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन इसको चाहिए। एक सीजन में 2-3 महीने में इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं और फिर उनको हम दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हैं। तो एक साल के अंदर हम बहुत सारी इसकी जनरेशन्स को देख सकते हैं। फ्लावर्स बाइसेक्चुअल होते हैं, यानी फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। हम चाहें तो सेम फ्लावर, क्योंकि फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, तो हम चाहें तो सेम फ्लावर के एंथर्स को लेकर और उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करके उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरे प्लांट के फ्लावर से हम एंथर्स लेकर, है ना, पॉलन ग्रेन्स लेकर, एंथर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, है ना, ये सब तो हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स लेकर हम दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचा सकते हैं, यानी हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंट के लिए, हम वैसी तरह का पॉलिनेशन उसमें करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो इतनी सारी इसमें क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया था। अब मेंडल के लॉज तक पहुंचने से पहले या मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स तक पहुंचने से पहले हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, तभी हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझ पाएंगे। तो उन टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है, डीएनए का फिजिकल एक्सप्रेशन। हमें पता है हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सब किसकी वजह से हैं कि डीएनए में क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो डीएनए में हमारे जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसकी वजह से हम बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, हम टॉल दिखाई दे रहे हैं या हम डार्क दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं, हाइट में बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमारा जो पी प्लांट है उसके सीड का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है या येलो दिखाई दे रहा है, ये सब डिपेंड किस पर करता है कि उसके डीएनए में इंफॉर्मेशन कैसी प्रेजेंट है। बाहर से हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस इंफॉर्मेशन की वजह से, यानी फिजिकल फॉर्म या फिजिकल अपीयरेंस हमारा जैसा भी दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं ये है हमारा फिनोटाइप। और जिन जीन्स की वजह से ये पर्टिकुलर फिनोटाइप हमें दिखाई दे रहा है तो उस जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को कहते हैं हम, ये है हमारा जीनोटाइप। जैसे कोई पी प्लांट अगर टॉल है तो इसका मतलब क्या है कि उसके डीएनए में कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, यानी उसमें कुछ अलग तरह की जीन है।
और ऐसे ही अगर वो डार्फ है तो इसका मतलब उसमें कुछ अलग तरह की जीन है। तो कैसा उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, जीन्स उसमें किस तरह की प्रेजेंट है, वो तो है उसका जीनोटाइप। और बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है, फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, वो टॉल दिख रहा है या डार्फ दिख रहा है, वो है उसका फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस वो फिनोटाइप है, और जिस तरह की जीन्स होने की वजह से ये फिनोटाइप आ रहा है वो जेनेटिक मेकअप वो है जीनोटाइप। ठीक है। अब कोई भी पर्टिकुलर जीन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एक जीन है उसकी एक फॉर्म, ये एक फॉर्म अगर प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, वो ऑर्गेनिज्म को टॉल बनाएगी। दूसरी फॉर्म प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, वो ऑर्गेनिज्म को डार्क बनाएगी। डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है। जीन किसकी है, ये जीन कंट्रोल कर रही है हमारे प्लांट की हाइट को। लेकिन उस जीन की अगर ये वाली फॉर्म प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में तो ऑर्गेनिज्म टॉल होगा, और ये वाली फॉर्म प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म डार्क होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कैपिटल टी से जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ ये फॉर्म प्रेजेंट है तो उसमें कुछ इस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे जो उसको टॉल बना देंगे। और अगर ये स्मॉल टी से जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ इस तरह की फॉर्म प्रेजेंट है तो उसमें वो टॉल बनाने वाले प्रोटीन्स फॉर्म नहीं होंगे, और हमारा जो प्लांट है वो डार्क रह जाएगा। तो कोई भी जीन है तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं। ठीक है। और इन्हें हम अल्फ़ाबेट की लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक जीन है हाइट की, तो उसकी दो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। एक फॉर्म जो प्लांट को टॉल बना रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, एक फॉर्म जो प्लांट को डार्क बना रही है उसको हम प्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि क्योंकि जब हम फॉर्म हो रहे हैं या कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो क्या होता है, उसके अंदर आधा डीएनए तो अपने मेल पेरेंट से आता है और आधा डीएनए फीमेल पेरेंट से। आपको याद होगा जब हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर तो बनता है क्या, मेल गैमीट, मेल गैमीट बनता है। और ऐसे ही जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बनता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, एनिमल्स के केस में फीमेल गैमीट जिसको हम एग भी कहते हैं। और इस मेल गैमीट में जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे फीमेल गैमीट में भी उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें पता है कि जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 पेयर में जो अरेंज्ड है। और ऐसे जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हर सेल में प्रेजेंट हैं जो कि 23 पेयर में अरेंज्ड है। जब मेल गैमीट बनेगा उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसके आधे। और ऐसे फीमेल गैमीट में भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी इसके आधे। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, इनका फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तब बनता है जाइगोट। और उस जाइगोट के अंदर वापस से 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो कि 23 पेयर में अरेंज्ड होंगे। तो इन 46 क्रोमोसोम्स में से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 23 तो हमें मेल पेरेंट से मिले हैं और 23 हमें फीमेल पेरेंट से मिले हैं, और मिलकर अब हमारे पास पूरे 46 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। तो कोई भी जब ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसके पास जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, जितना भी उसके पास डीएनए प्रेजेंट है, उसमें से आधा डीएनए तो मेल से आया है, मेल पेरेंट से, और आधा डीएनए फीमेल पेरेंट से आया है। ठीक है। तो मेल पेरेंट से जो डीएनए उसके पास आ रहा है उसमें क्या होगा, कोई जीन की कोई पर्टिकुलर एलील प्रेजेंट होगी। ऐसे ही जो फीमेल पेरेंट से उसके पास डीएनए आ रहा है उसमें भी किसी पर्टिकुलर जीन की कोई एलील प्रेजेंट होगी। अब सपोज करो कि जो मेल पेरेंट है उसके डीएनए में प्रेजेंट था कैपिटल टी, और जो फीमेल पेरेंट है उसके डीएनए में भी प्रेजेंट था कैपिटल टी। तो अब जो इनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा उसके पास जो डीएनए होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, दोनों कैपिटल डी, ये दोनों फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट होंगी। तो यही दोनों एलील्स उसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मेल पेरेंट में के डीएनए में से आ रही है कैपिटल टी और फीमेल पेरेंट के डीएनए में से आ रहा है स्मॉल टी, तो अब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा
उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक कैपिटल टी वाली एलील प्रेजेंट होगी और एक स्मॉल टी वाली एलील प्रेजेंट होगी। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हर जीन की 2 एलील्स प्रेजेंट है, उसमें से एक एलील हमें मिल रही है मेल पेरेंट से, एक एलील हमें मिल रही है फीमेल पेरेंट से। एलील मतलब फॉर्म, जीन की फॉर्म्स। तो हर हमेशा हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, एक जीन की 2 फॉर्म्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक फॉर्म हमें मेल से मिली है और एक फॉर्म हमें फीमेल पेरेंट से मिली है। अगर ये दोनों एलील्स एक जैसी हैं, ये दोनों सेम फॉर्म ऑफ तो जो जीन की जो दोनों फॉर्म है ये सिमिलर है, एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे कि हम कैसे हैं, हम होमोजाइगस हैं। और अगर ये डिफरेंट है, जैसे यहाँ दिख रहा है कि एक पेरेंट से तो हमें कैपिटल टी मिला, एक पेरेंट से हमें स्मॉल टी मिला, अगर ये दोनों एलील्स डिफरेंट हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कैसे हैं, हम हेट्रोजाइगस हैं। सपोज कीजिए हमें मेल पेरेंट से भी स्मॉल टी मिला होता और फीमेल पेरेंट से भी स्मॉल टी मिला होता, तो हम कैसे होते, हमारे अंदर जो एलील्स प्रेजेंट होती वो होती स्मॉल टी, दोनों एक जैसी हैं, तो हम कहते कि हम कैसे हैं, हम होमोजाइगस हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें 2 आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट है किसी एक ट्रेट के लिए, ये हमने एलील्स किसके लिए देखी, हाइट के लिए, तो हाइट के लिए अगर आइडेंटिकल एलील्स हैं तो कैसा ऑर्गेनिज्म है, होमोजाइगस है। हाइट के लिए जो एलील्स प्रेजेंट है वो आइडेंटिकल नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जिसमें एक ट्रेट की जितनी भी एलील्स प्रेजेंट है, 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक उसे पेरेंट मेल पेरेंट से मिली है, एक फीमेल पेरेंट से मिली है, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल, और अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अब जब एलील्स प्रेजेंट है हमारे अंदर पेयर में और हम हेट्रोजाइगस हैं, तो क्या होता है, सपोज हमारे अंदर एक कैपिटल टी आया है और एक स्मॉल टी आया है, ठीक है, इनमें से एक आया है मेल पेरेंट से, एक आया फीमेल पेरेंट से। तो हमेशा क्या होता है कि इनमें से कोई एक एलील ऐसी है जो अपना इफेक्ट शो करेगी, दूसरी अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। जैसे ये कैपिटल टी है, ये क्या कर रही थी, ये ऐसे प्रोटीन्स फॉर्म कर रही थी जिससे हमारी हाइट बढ़ जाए, और ये स्मॉल टी क्या कर रही थी, उन प्रोटीन्स को फॉर्म नहीं होने दे रही थी। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, ये अपना काम नहीं करेगी, तो कैपिटल टी वाली ही अपना काम करेगी, और हम कैसे होंगे, हम टॉल होंगे, क्योंकि हमारे अंदर टॉल होने वाले प्रोटीन्स अभी भी फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसी एलील जो दूसरी एलील की प्रेजेंस में भी अपना इफेक्ट शो करती है, जो अपना इफेक्ट शो करती है दूसरी एलील के प्रेजेंस में भी, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। और जो दूसरी एलील के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं करती, जैसे यहाँ हमने देखा स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं रिसेसिव एलील। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जाननी बहुत ज़रूरी हैं अगर हम मेंडल्स लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। फिनोटाइप यानी बाहर से हम जो दिखाई दे रहे हैं, हमारी फिजिकल फॉर्म या फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी हमारा ऑब्जर्वेबल ट्रेट, वो है हमारा फिनोटाइप। और जीनोटाइप किस हमारा जेनेटिक मेकअप कैसा है, हमारे अंदर कौन कौन सी एलील्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हम बाहर से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, वो है हमारा जीनोटाइप। ठीक है, जैसे अगर हम टॉल है, जैसे हमारा पी प्लांट टॉल है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये तो है उसका फिनोटाइप। और वो टॉल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर दोनों सेम कैपिटल टी एलील्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये है उसका जीनोटाइप। हमारा पी प्लांट डार्फ है, तो डार्फनेस ये क्या है, उसका फिनोटाइप। और डार्फ क्यों है, उसके अंदर कौन सी एलील्स प्रेजेंट है, उसके अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये जो उसका जेनेटिक मेकअप है जिसकी वजह से वो डार्फ है, ये है उसका जीनोटाइप। एक ही जीन की वेरियस फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं, और हमारे अंदर हर जीन की 2 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, एक जो हमें मेल पेरेंट से मिली है, एक जो हमें फीमेल पेरेंट से मिली है। अगर ये दोनों एलील्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, होमोजाइगस। और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं हैं, तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, हेट्रोजाइगस। जब ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो 2 एलील्स में से एक ऐसी है जो दूसरी की प्रेजेंस में भी अपना इफेक्ट शो करती है, उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। और ये जो दूसरी वाली जो दूसरे की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर रही है, उसको हम रिसेसिव एलील कहते हैं। ठीक है, इस सारी नॉलेज के साथ में अब हम पहुंचते हैं अपने
मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बारे में तो हमने आधी बात कर ही ली। क्या बोल रहे हैं, जिन एलील्स की हम बात कर रहे थे, इन एलील्स को मेंडल ने कहा था फैक्टर्स, ठीक है। तो एलील्स की जगह मेंडल फैक्टर्स टर्म यूज करते थे। उन्होंने क्या बोला था कि हर एक कैरेक्टर फैक्टर्स से कंट्रोल होता है और ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हमें पता ही है हर एक कैरेक्टर जिन जीन्स से कंट्रोल होता है वो जीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं, और ये एलील्स हमारे अंदर पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। पेयर में से एक मेल पेरेंट से आता है और एक फीमेल पेरेंट से आता है। और इन्होंने क्या बताया, अगर ये पेयर हेट्रोजाइगस है, यानी ये जो दो एलील्स प्रेजेंट हैं ये आइडेंटिकल नहीं है, तो एक फैक्टर हमेशा दूसरे को डोमिनेट करेगा। तो उनमें से एक होगा जो दूसरे को दबा देगा, यानी सिर्फ उनमें से सिर्फ एक होगा जो अपने इफेक्ट को शो करेगा और दूसरे को अपने इफेक्ट को शो नहीं करने देगा। और जो अपने इफेक्ट को शो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। जो अपने इफेक्ट को शो नहीं करेगा उसे हम बोलेंगे रिसेसिव एलील। कैसे पहुंचे मेंडल इस लॉ तक, उन्होंने क्या किया, एक टॉल पी प्लांट लिया, ठीक है, और एक डार्फ पी प्लांट लिया। वो भी कैसे, प्योर टॉल और प्योर डार्फ। अब ये प्योर प्योर क्या है, प्योर का मतलब क्या है, प्योर टॉल, उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और उसमें उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या है कि उसमें उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया बहुत सारी जनरेशन तक। और उन्होंने एक ऐसा प्लांट चूज़ किया जो हर कितनी भी जनरेशन तक उसमें चाहे हम सेल्फ क्रॉस कराएं, यानी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, हमेशा वो क्या प्रोड्यूस करता है, टॉल ही प्लांट प्रोड्यूस करता है। हर जनरेशन में टॉल प्लांट ही बना रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये प्योर टॉल है, ठीक है। दूसरा प्लांट उन्होंने ऐसा लिया जिसकी हाइट छोटी थी और कितनी भी जनरेशन तक हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे यानी सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ये डार्फ ही प्लांट पैदा करेगा। तो उसको इन्होंने बोला ये है प्योर डार्फ प्लांट। प्योर टॉल, टॉल और डार्फ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये है इनके फिनोटाइप्स। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इनके फिनोटाइप्स की। इसका फिनोटाइप क्या था, टॉल, और दूसरे प्लांट का फिनोटाइप क्या था, ये था डार्फ। सपोज कीजिए प्योर टॉल जो था ये मेल प्लांट था, मेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डार्फ प्लांट उन्होंने लिया ये फीमेल प्लांट लिया। अब इन्होंने क्या कराया, इनका क्रॉस कराया। क्रॉस कराया यानी यहाँ से इन्होंने पॉलन ग्रेन्स लिए और इस प्लांट के स्टिग्मा तक इन्होंने पहुँचाए, ठीक है। तो इनको इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। और ये जो ओरिजिनल प्लांट्स हमने लिए हैं, क्योंकि ये सबसे पहली जनरेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन जिसको हम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट जनरेशन। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम एक प्योर टॉल को और प्योर डार्फ प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं तो अब जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो सभी टॉल बन रहे हैं। जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए इनका क्रॉस कराने के बाद जो सीड्स बने, इन्होंने उन सीड्स को सो किया, बो दिया, और उससे प्लांट्स बने। वो सारे कैसे प्लांट्स बने, टॉल ही प्लांट्स बने। ये टॉल क्या है, ये है उनका फिनोटाइप, ठीक है। और ये जो अब हमारे पास प्लांट्स बनकर आए, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन के प्लांट्स, और जिसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं F1 जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जो ये नए प्लांट्स बनकर आए वो क्या है, F1 जनरेशन। वो ओरिजिनल प्लांट्स जो थे हमारे वो क्या थे, पेरेंट जनरेशन। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये जो डार्क प्लांट था, डार्क प्लांट भी तो था जिसको हमने क्रॉस कराया था, तो कुछ प्लांट्स तो डार्क भी बनने चाहिए थे, तो ये क्या चक्कर हो गया। तो जब इन्होंने इन प्लांट्स के जेनेटिक मेकअप को स्टडी किया, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये सोचा कि ये जो प्योर टॉल प्लांट था, हमें पता है इसमें हाइट को कंट्रोल करने वाली दो एलील्स प्रेजेंट थी, ठीक है, और वो दोनों एलील्स इनमें कैसी थी, इसमें दोनों कैपिटल टी ही प्रेजेंट थी। ये क्या है, ये है हमारे प्योर टॉल मेल का जीनोटाइप। इसका जेनेटिक मेकअप कैसा था, कैपिटल टी, इसको मेल प्लांट से भी, मेल पेरेंट से भी कैपिटल टी एलील मिली थी और फीमेल पेरेंट से भी कैपिटल टी एलील मिली थी।
तो उससे क्या हुआ, इसने ऐसे प्रोटीन्स बनाने शुरू किए जिससे कि इसकी हाइट बढ़ गई। और इन्होंने क्या बोला, ये जो प्योर डार्फ प्लांट था इसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा अलग था, इसके अंदर प्रेजेंट थी जीन की डिफरेंट फॉर्म जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। तो इसके अंदर प्रेजेंट क्या था, स्मॉल टी, यानी ये कभी भी वो प्रोटीन्स बनाएगा ही नहीं जिसकी वजह से हाइट बढ़ जाएगी। तो ये कैसा रहेगा, ये हमेशा हाइट में डार्फ ही रहता है। ठीक है, तो ये स्मॉल टी क्या है, ये है हमारे इस फीमेल डार्फ पेरेंट का जीनोटाइप। तो इन्होंने क्या बोला कि जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, हमने क्या कराया यहाँ पर, एक प्योर टॉल लिया कैपिटल टी, उसका क्रॉस कराया हमने एक प्योर डार्क प्लांट के साथ जिसका जीनोटाइप था स्मॉल टी। ये थी हमारी पेरेंट जनरेशन। अब ये जो मेल प्लांट था हमारा, इसमें बने पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स जब बने तो सारे पॉलन ग्रेन्स इस तरह के थे। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स बने। मेल गैमीट्स जब बनेंगे तो हमें पता है कि आधे ही क्रोमोसोम उसके अंदर जाएंगे। तो उसके अंदर या तो ये वाला कैपिटल टी जाएगा या फिर ये वाला कैपिटल टी जाएगा। जितने भी मेल गैमीट्स बनेंगे सबके अंदर प्रेजेंट क्या होगा, कैपिटल टी ही प्रेजेंट होगा। ऐसे ही यहाँ पर जब एग बनेगा फीमेल में तो क्या होगा, उस एग में इसमें से सिर्फ सारे क्रोमोसोम्स के सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स जाने, आधा ही डीएनए जाना होता है। तो या तो उसमें ये वाला स्मॉल टी जाएगा या ये वाला स्मॉल टी जाएगा। तो सारे एग्स में क्या जाएगा, सिर्फ स्मॉल टी ही सारे एग्स में जाएगा। ठीक है, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें गैमेट्स। मेल गैमेट भी सारे एक जैसे हैं, सब में क्या प्रेजेंट है, कैपिटल टी, ये वाली एलील प्रेजेंट है। फीमेल गैमेट भी सारे एक जैसे हैं, सारे एग्स में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल टी, ये वाला एलील प्रेजेंट है। अब जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो अगर ये वाला मेल गैमेट इस वाली फीमेल गैमेट के साथ में, इस एग के साथ में क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, एक ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें एक कैपिटल टी एलील होगी और एक स्मॉल टी एलील होगी। कैसा बन गया है, हेट्रोजाइगस है ना, दोनों एलील सेम नहीं है। ये वाला मेल गैमीट इसके साथ क्रॉस करेगा तब भी क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ऐसा प्लांट बनेगा। ये वाला मेल गैमीट अगर इसके साथ, इस एग के साथ में क्रॉस करेगा तब भी क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ऐसी जेनेटिक मेकअप वाला प्लांट। और ये वाला मेल गैमीट अगर इसके साथ में क्रॉस करेगा तब भी क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ऐसी जेनेटिक मेकअप वाला प्लांट। यानी F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बन रहे हैं उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सबका जीनोटाइप हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सारे कैसे हैं, सारे ये हेट्रोजाइगस होंगे। पेरेंट हमारा कैसा था, होमोजाइगस था, सेम आइडेंटिकल एलील्स। ये पेरेंट भी कैसा था, होमोजाइगस आइडेंटिकल एलील्स। लेकिन F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बने वो हैं हेट्रोजाइगस, उनमें आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट नहीं है। एक पेरेंट से उसमें आई है कैपिटल टी और दूसरे पेरेंट से उसमें आया है स्मॉल टी। तो इन्होंने क्या देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले सारे प्लांट्स कैसे हैं, ये सारे ही प्लांट्स टॉल हैं, इन सबका फिनोटाइप तो टॉल है। इसका मतलब क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो दोनों एलील्स में से सिर्फ एक एलील ऐसी है जो अपने इफेक्ट को शो कर पाई है और इसने दूसरे एलील के इफेक्ट को सप्रेस कर दिया, यानी इसने दूसरी एलील को डोमिनेट कर लिया, उसको दबा दिया। ठीक है, और इस एलील को जो कि डोमिनेटिंग है, जो अपने इफेक्ट को शो करती है दूसरे के प्रेजेंस में, इसको हमने बोला डोमिनेंट एलील। और जो जिसका इफेक्ट शो नहीं हो पाया उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला रिसेसिव एलील। ठीक है, तो यही है मेंडल का पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो एक फैक्टर यानी एक एलील दूसरे के इफेक्ट को शो नहीं होने देगी, दूसरे को दबा देगी। और जो एलील अपना इफेक्ट शो कर रही है वो है डोमिनेंट एलील, और जिसको उसने दबा दिया, जिसके इफेक्ट को उसने शो नहीं होने दिया, वो है रिसेसिव एलील। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो एक एलील है जो दूसरी के प्रेजेंस में भी अपना इफेक्ट शो करेगी, उसे हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे। और दूसरी एलील ऐसी होगी जो दूसरे के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, उसे हम रिसेसिव एलील बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाई देगी, अगर हम बात करें फिनोटाइप्स की और जीनोटाइप्स की, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो F1 जनरेशन में हमें मिले थे वो कैसे थे, वो सारे के सारे
टॉल थे, ठीक है, उनका फिनोटाइप कैसा था, टॉल था, और उनका जीनोटाइप कैसा था, वो सबके सब हेट्रोजाइगस थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर हम इनमें एक बार फिर से सेल्फ क्रॉस कराएं, हमने क्या किया, ये F1 जनरेशन वाले प्लांट्स लिए, ठीक है, F1 जनरेशन के प्लांट्स लिए जिनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका हमने एक प्लांट लेकर इसी का हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया, यानी इसी के पॉलन ग्रेन्स लेकर इसी की स्टिग्मा तक हमने ट्रांसफर करा दिया। अब क्या होगा, तो हमारा मेल प्लांट भी यही है और हमारा फीमेल प्लांट भी यही है। अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो मेल गैमीट्स यहाँ से बनेंगे, गैमीट्स अगर हम फॉर्म करें, जितने भी मेल गैमीट्स बनेंगे उनमें क्या होगा, या तो ये प्रेजेंट होगा या तो ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि गैमीट्स में तो सिर्फ क्रोमोसोम्स के आधे ही जाते हैं, आधा डीएनए जाता है। तो जो गैमीट्स होंगे या तो उनमें कैपिटल टी होगा या तो उनमें स्मॉल टी होगा मेल गैमीट्स में। ऐसे फीमेल गैमीट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी एग्स होंगे वो भी दो तरह के एग्स बनेंगे, या तो एग्स में कैपिटल टी होगा या तो एग्स में स्मॉल टी होगा, ये वाला एलील होगा, ठीक है। अब जब इनका हम कराएंगे फर्टिलाइजेशन तो हमारे पास क्या क्या केसेस बनकर आएंगे। इसको बनाने के लिए हम बनाते हैं एक छोटे से स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर मेथड से हम बहुत आराम से पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस इनके बनने पॉसिबल हैं जब हम इनको क्रॉस करा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या क्या बन रहे थे, एक कैपिटल टी बन रहा था, एक स्मॉल टी बन रहा था, और यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स यहाँ लिख लिए हमने। फीमेल गैमेट्स क्या क्या बन रहे हैं, दो तरह के बन रहे हैं, कुछ ऐसे एग हैं जिनमें कैपिटल टी एलील प्रेजेंट है, कुछ ऐसे एग हैं जिनमें स्मॉल टी एलील प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको हम बना लेते हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे, ठीक है, रोज और कॉलम्स यहाँ पर हमने बना लिए। ये एक हमारे पास एक टेबल बनकर आ गई, ठीक है। तीन इसमें हमें रोज दिखाई दे रही हैं, तीन ही कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पुनेट्स स्क्वायर, क्योंकि पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट ने ये तरीका हमें बताया था कि कैसे हम पता लगाएं कि क्रॉस करके हमें क्या क्या जीनोटाइप और क्या क्या फिनोटाइप हमें मिलेंगे। तो कैसे अब हम पता लगाएंगे, जब हम इस मेल गैमीट को इस फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज कराएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल टी। इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसमें दोनों एलील्स आइडेंटिकल हैं और कैसी हैं, दोनों कैपिटल टी हैं। अगर इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो कैसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो भी क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको क्रॉस कराएंगे तब क्या मिलेगा, स्मॉल टी। यानी इस तरह के तीन तरह के जीनोटाइप हमें यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से जीनोटाइप हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो ऑर्गेनिज्म हमारा कैपिटल टी ये जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है, या जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, उसमें एक कैपिटल टी प्रेजेंट हो एक स्मॉल टी प्रेजेंट हो। या कैसे ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, दोनों जिनमें दोनों में स्मॉल टी प्रेजेंट हो। ये तीन तरह के जीनोटाइप्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इनका रेशियो निकाल कर देखें कि किस रेशियो में हमें कौन सा जीनोटाइप मिलेगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, चार में से एक तो है कैपिटल टी स्मॉल टी, दो है एक तो है कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टॉल, और दो हैं कैसे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये कैसे हेट्रोजाइगस, और एक है स्मॉल टी। तो ये रेशियो हमारे पास क्या निकल कर आया, रेशियो हमारे पास निकल कर आया 1:2:1। एक है कैपिटल टी, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी। इस रेशियो को हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, यानी जो हमें जीनोटाइप्स मिले हैं क्रॉस करने के बाद वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:2:1 इस रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें फिनोटाइप की, दिखाई कैसे दे रहे हैं ये, तो हमें पता है कैपिटल टी तो दोनों टॉलनेस वाली एलिल्स प्रेजेंट है, ये कैसा होगा, दिखने में टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है एक तो टॉलनेस वाली एलिल है, एक डार्कनेस वाली एलिल है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को डोमिनेट करता है, यानी अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो कैपिटल टी अपने इफेक्ट को शो करेगा, स्मॉल टी अपने इफेक्ट को शो नहीं करेगा। तो ये प्लांट भी कैसा होगा, ये भी टॉल होगा,
ये भी टॉल होगा। और यहाँ तो कोई टॉलनेस वाली एलील प्रेजेंट ही नहीं है, स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये वाला प्लांट हाइट में छोटा होगा, ये डार्क होगा। तो अगर हम इनके सिर्फ फिनोटाइप्स को देख रहे हैं, सिर्फ हम इनकी अपीयरेंस को देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो तरह के फिनोटाइप्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, या तो प्लांट टॉल है या तो प्लांट डार्क है। और कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 में से हमें दिख रहा है 3 टॉल हैं और 1 डार्क है। तो ये रेशियो हमारे पास क्या निकल कर आया, 3:1। कैसा रेशियो है, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो यानी फिनोटाइप्स का रेशियो, कितने टॉल कितने डार्क, बाहर से जो हमें दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे रही है, उसमें हमें क्या फिनोटाइप्स का रेशियो क्या मिल रहा है। तो मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया टॉल प्लांट्स और डार्क प्लांट्स के साथ में, तो उन्हें फिनोटिपिक रेशियो कितना मिला, फिनोटिपिक रेशियो मिला उन्हें 3:1, यानी 3 टॉल और 1 डार्क। हर 3 टॉल प्लांट्स पर एक डार्क प्लांट प्रेजेंट था। और जीनोटिपिक रेशियो उन्हें क्या मिला, वो उन्हें मिला 1:2:1, यानी एक कैपिटल डी था तो 2 कैपिटल टी स्मॉल टी थे और एक स्मॉल टी था। ठीक है। ये जो मेंडल ने अभी एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स पर, यहाँ हमने क्या देखा था कि जो हमारे पेरेंट थे, एक पेरेंट ये था और एक पेरेंट ये था, इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इनकी सिर्फ हाइट में था। सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक में ये डिफर करते थे, बाकी सब ये बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसे प्लांट्स इन्होंने चूज किए थे। तो क्योंकि ये पेरेंट्स सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफर कर रहे थे, इसलिए इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसे हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफर कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, जब हमने रेशियो निकाला है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, ये रेशियो हमारा कब निकल कर आया है, ये रेशियो हमारा निकल कर आया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। जब मेंडल ने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, यानी एक ऐसा क्रॉस कराया जिसमें पेरेंट्स सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफर कर रहे थे, हाइट में डिफर कर रहे थे, तो उन्हें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, वो इन्हें मिला 1:2:1। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन के प्लांट्स को इन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया था, तो एक नई जनरेशन बनकर आई थी। इस जनरेशन को हम बोलते हैं F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है। तो F1 जनरेशन में तो मेंडल को क्या मिले, सारे ही टॉल प्लांट्स मिले, लेकिन F2 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि 3 टॉल हैं और एक डार्क है, यानी फिनोटिपिक रेशियो 3:1। और अगर उनके जीनोटाइप्स को देखो तो एक तो है कैपिटल टी, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है कैपिटल स्मॉल टी, यानी जीनोटिपिक रेशियो उनका है 1:2:1। ये 3 तरह के जीनोटाइप्स हमें इन्हें मिले। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने क्या दिया, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें इन्होंने बोला कि अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है, अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो एक एलील दूसरी एलील के इफेक्ट को डोमिनेट करेगी, दूसरी एलील के इफेक्ट को शो नहीं होने देगी, सिर्फ अपने इफेक्ट को शो करेगी। और इस एलील को हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील, और जिसका इफेक्ट शो नहीं हुआ उसे हम बोलेंगे रिसेसिव एलील। ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने एक और लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो ये जो 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, हर हमें पता है जीन की 2 कॉपीज हमारे अंदर प्रेजेंट है, 2 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, वो सेग्रीगेट हो जाती है, यानी सेपरेट हो जाती हैं। मतलब एक गैमीट में सिर्फ एक ही तरह की कॉपी जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म को हर पेरेंट से सिर्फ एक ही फैक्टर मिलता है। कैसे, जैसे हमने देखा कि अगर सपोज करो हमारे पेरेंट्स क्या हैं, एक पेरेंट है कैपिटल टी, ये उसका जीनोटाइप है। ठीक है, ये है हमारा मेल पेरेंट, और स्मॉल टी ये है हमारा फीमेल पेरेंट। तो क्या होगा, जब गैमीट्स फॉर्म होंगे, ये तो हमारे पेरेंट जनरेशन है, जब गैमीट्स फॉर्म होंगे तो हर गैमीट में क्योंकि सिर्फ आधा ही डीएनए जाता है, तो क्या होगा, हर गैमीट में या तो ये जाएगा या तो ये वाला एलील जाएगा, दोनों एलील उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि सारा का सारा डीएनए तो किसी भी गैमीट में नहीं जा रहा है।
तो जब गैमीट्स बनेंगे तो उनमें या तो ये वाला कैपिटल टी प्रेजेंट है या ये वाला कैपिटल टी प्रेजेंट है। ऐसे ही फीमेल गैमीट्स जब बन रहे हैं उनमें भी इन दोनों में से सिर्फ एक ही जाएगा, या तो एग के अंदर ये वाला स्मॉल टी है या तो एग के अंदर ये वाला स्मॉल टी है। या और अच्छे से देखें, अगर हम एक हेट्रोजाइगस प्लांट की बात करें, एक हेट्रोजाइगस हमने ऑर्गेनिज्म ले रखा था जिसके अंदर एलिल्स प्रेजेंट थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब ये गैमीट्स फॉर्म करेगा तो इसके गैमीट्स के अंदर दोनों में से सिर्फ एक ही एलील जाएगी। तो या तो गैमीट्स में कैपिटल टी प्रेजेंट होगा या तो गैमीट्स में स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। ऐसा कोई गैमीट नहीं होगा जिसमें ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एलिल्स सेपरेट हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं और हर गैमीट को सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिल मिलती है। ये है लॉ ऑफ segregation. During the production of gametes, the two copies of each hereditary factor segregate. गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो दोनों कॉपीज थी एलील्स की जो पेरेंट में प्रेजेंट थी, ये सेपरेट हो जाती हैं और हर ऑफस्प्रिंग को एक पेरेंट से सिर्फ एक ही एलील मिलती है। हर ऑफस्प्रिंग को एक पेरेंट से सिर्फ एक ही एलील मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेल गैमीट्स बने उनमें सिर्फ एक एलील है, मेल की सिर्फ एक एलील है। फीमेल गैमीट्स बने उसमें फीमेल की सिर्फ एक एलील है। जब ये क्रॉस करके बनाएंगे नया ऑर्गेनिज्म तो इस ऑर्गेनिज्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मेल से भी एक ही एलील आई है और फीमेल से भी एक ही एलील आई है। तो हर एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील एक्वायर करता है, एक ही फैक्टर एक्वायर करता है। ये एक आया है मेल पेरेंट से और ये एक आया है फीमेल पेरेंट से। ऐसा नहीं है कि मेल के दोनों इस नए ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे या फीमेल के दोनों एलील्स इस ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के तीसरे लॉ की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेंडल क्या कर रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी पेरेंट्स जो थे वो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक दूसरे से, एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफर कर रहे थे। इस बार उन्होंने कराया डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब 2। तो यहाँ जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अब ऐसे दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस था जिसमें दो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स में डिफरेंस था। कैसे? जैसे उन्होंने पी प्लांट्स इस तरह के लिए, एक पी प्लांट ऐसा था जिसमें सीड की शेप थी राउंड और सीड का कलर था येलो। ठीक है, उसको इन्होंने क्रॉस कराया एक दूसरे प्लांट के साथ में जिसमें सीड की शेप थी रिंकल्ड और सीड का कलर था ग्रीन। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स में पेरेंट डिफर कर रहे हैं। पहला किसमें? सीड की शेप में, एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये है। दूसरा सीड के कलर में, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये दोनों पेरेंट्स डिफर कर रहे हैं। यानी अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, ये कैसा क्रॉस है, ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है जहाँ पर पेरेंट्स दो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स में डिफर कर रहे हैं। एक तो सीड का शेप अलग है, दूसरा सीड का कलर भी अलग है। ठीक है, तो मान लो ये था मेल पेरेंट और ये था फीमेल पेरेंट, दोनों का इन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराएंगे तो इन्होंने क्या देखा, जो F1 जनरेशन बनी, ये तो पेरेंट जनरेशन थी, F1 जनरेशन जो बनी उसमें सारे ऑर्गेनिज्म, सारे प्लांट्स कैसे बने, ऐसे प्लांट्स बने जिनकी सीड का शेप था राउंड और सीड का कलर था येलो। F1 जनरेशन में उन्हें सारे ऑर्गेनिजम्स इस तरह के मिले। इससे क्या पता चला कि ये जो राउंड शेप है ये डोमिनेंट है। राउंड शेप के लिए जो भी एलील रिस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट है। रिंकल्ड के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है। राउंड और रिंकल्ड दोनों प्रेजेंट होंगे तो नया ऑर्गेनिज्म राउंड शेप वाले सीड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे येलो और ग्रीन, सीड शेप येलो, सीड का कलर येलो और सीड का कलर ग्रीन, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करा रहे हैं तो सारे ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहे हैं, जिनमें सीड का कलर येलो है, यानी ये येलो कलर वाली एलील डोमिनेंट है और ग्रीन कलर वाली एलील रिसेसिव है। ठीक है, इनके जीनोटाइप अगर हम लिखने की कोशिश करें तो डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राउंड क्योंकि डोमिनेंट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर।
इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं होमोजाइगस था और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल आर, ये दो एलील प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसकी सीड का शेप राउंड है। ऐसी येलो शेप के लिए हमने क्या लिख दिया, कैपिटल येलो कलर के लिए हमने लिख दिया कैपिटल वाई, ठीक है। जैसे टॉल होता है तो हम लिखते हैं कैपिटल टी, डार्क होता है तो स्मॉल टी, है ना। तो ऐसे ही राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ये दो तरह के जीन्स हैं अलग अलग, एक जीन के ये दो एलील्स हैं और एक दूसरी जीन के ये दो एलील्स हैं, दो कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर साथ में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हमने राउंड के लिए कैपिटल आर लिखा है तो रिंकल्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई लिखा है तो ग्रीन क्योंकि रिसेसिव है उसके लिए हम लिख देंगे स्मॉल वाई। तो ये बन गए हमारे पेरेंट्स के जीनोटाइप्स। ऊपर हमने क्या लिखे थे, ऊपर तो हमने लिखे थे फिनोटाइप्स। ये जो हमें दिख रहे हैं राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, ये सब क्या है, फिनोटाइप्स हैं। और ये जो अब हमने लिखा है, ये लिखा है इसका जेनेटिक मेकअप, यानी ये है हमारे पेरेंट के जीनोटाइप्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे बन रहे हैं, राउंड और येलो, ऐसा क्यों बन रहे होंगे। अब हमें पता है यहाँ पर जितने भी मेल गैमेट्स बनेंगे तो हर गैमेट में इन दोनों में से एक एलील जाएगा और इन दोनों में से एक एलील जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एलील जाए तो क्या आएगा, गैमेट के अंदर कैपिटल आर ही आएगा। इन दोनों में से एक जाएगा तो दोनों ही कैपिटल वाई हैं तो गैमेट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल वाई ही आएगा। तो मेल गैमेट सारे किस तरह के बन रहे हैं, जिसके अंदर एक कैपिटल आर एलील है और एक कैपिटल वाई एलील है। ऐसे फीमेल गैमेट में क्या जाएगा, इन दोनों में से एक यानी स्मॉल आर और इन दोनों में से एक यानी स्मॉल वाई। तो जितने भी एग्स बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, गैमेट्स, जितने भी एग्स बन रहे हैं उन सब में क्या प्रेजेंट है, एक स्मॉल आर प्रेजेंट है और एक स्मॉल वाई प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसका जीनोटाइप कैसा होगा, यहाँ मेल से आया कैपिटल आर, फीमेल से आया स्मॉल आर, मेल से आया कैपिटल वाई और फीमेल से आया स्मॉल वाई, तो उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी दोनों एलील्स के लिए कैसा है ये दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है। दोनों कैरेक्टर्स की एलील्स इसमें डिफरेंट तरह की हमें दिखाई दे रही है, आइडेंटिकल एलील्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। पेरेंट्स हमने कैसे लिखे थे, ये हमने लिखे थे होमोजाइगस थे, क्योंकि कैपिटल आर आइडेंटिकल, कैपिटल वाई भी आइडेंटिकल एलील्स, स्मॉल आर आइडेंटिकल एलील्स, स्मॉल वाई आइडेंटिकल एलील्स। लेकिन जो F1 जनरेशन के प्लांट्स बने हैं वो कैसे, हेट्रोजाइगस, उनमें आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि राउंड वाली एलील ये डोमिनेंट थी और येलो वाली एलील ये भी डोमिनेंट थी, तो इसलिए इनका फिनोटाइप कैसा है, राउंड सीड्स एंड येलो सीड्स, ऐसे सीड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बन गई F1 जनरेशन। अब इसके बाद F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से पुनेट स्क्वायर की हेल्प यहाँ पर हम लेते हैं। हमने क्या किया, F2 जनरेशन बनाने के लिए ये जो F1 जनरेशन का प्लांट था इसका सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक है। तो अब हम कराने क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ कराना चाह रहे हैं कि ये जो एक F1 जनरेशन का प्लांट था हमारे पास RRYY, इसी का हमने कराया सेल्फ क्रॉस, ठीक है। बना रहे हैं हम F2 जनरेशन। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो गैमेट्स बनेंगे, कितनी तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। अब हो सकता है एक गैमेट में ये वाला R जाए और ये वाला Y जाए, दोनों में से एक जाना है, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, ठीक है। तो या तो गैमेट कैसा बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, ये जाएगा गैमेट के अंदर। मेल गैमेट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये मेल गैमेट्स हैं, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल R कैपिटल Y, बल्कि यहाँ नहीं लिखकर यहाँ पर हम बना लेते हैं मेल गैमेट्स, लिखने के लिए एक बॉक्स, और यहाँ हम नीचे लिखेंगे फीमेल गैमेट्स क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट्स हमने क्या देखा, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। या हो सकता है गैमेट में इन दोनों में से तो कैपिटल R गया है लेकिन इन दोनों में से स्मॉल y गया है, तो क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल y। या हो सकता है कि स्मॉल r के साथ में कैपिटल Y गया है उसके अंदर, स्मॉल r कैपिटल Y, या स्मॉल r के साथ में स्मॉल y गया है, ऐसा भी हो सकता है। ये चार तरह के मेल गैमेट्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेम ऐसे ही जब एग्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे, वो भी इन्हीं चार तरह के बनेंगे, या तो कैपिटल R के साथ कैपिटल Y होगा, या कैपिटल R के साथ स्मॉल y होगा, या स्मॉल r के साथ कैपिटल Y होगा, या स्मॉल r के साथ स्मॉल y होगा। तो जब ये आपस में हम इनको फर्टिलाइज कराएंगे, क्रॉस कराएंगे,
तो जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हम ये पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं। पुनेट स्क्वायर से इसको हम इजीली पता लगा सकते हैं। एक तो ये पॉसिबल है कि इन दोनों का क्रॉस हो रहा है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, नए ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। या इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों का कराएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, इन दोनों का कराएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। बहुत ईजी है तो लिखना। इन दोनों को देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। इन दोनों को देखें तो आर स्मॉल वाई। इन दोनों को देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इन दोनों को देखते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों को देखो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। ये सारे जीनोटाइप्स हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका फिनोटाइप देखें, हम ये देखना चाह रहे हैं हमें इस बार फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा। तो अगर हम F2 जनरेशन का फिनोटाइप देखें, जहाँ कहीं भी कैपिटल R हमें दिखाई दे रहा है, चाहे एक चाहे दो, हमें पता है वो सीड कैसा होना है, वो तो राउंड होना है। और कहीं पर भी अगर हमें कैपिटल Y दिख रहा है, चाहे एक चाहे दो, तो हमें पता है वो सीड का कलर कैसा होना है, येलो होना है। तो ये पहला वाला कैसा बनेगा, राउंड येलो। ऐसे यहाँ भी कैपिटल R और कैपिटल Y प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा बनेगा, राउंड येलो। ये भी कैसा बनेगा, राउंड येलो। ये भी कैसा बनेगा, राउंड येलो। इन्हें देखें, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक है। और कोई राउंड येलो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें प्रेजेंट है तो राउंड येलो, और यहाँ भी प्रेजेंट है तो राउंड येलो। और कहाँ प्रेजेंट है, और तो कहीं हमें शायद यहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो राउंड येलो हमें दिखाई कितने दिए, अगर हम इनको गिन लें, राउंड येलो हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 प्लांट्स बने जो राउंड शेप के सीड्स प्रोड्यूस करेंगे और येलो जिनके सीड्स का कलर होगा। और देखते हैं ये वाला, अगर इसको देखें ध्यान से, इसका फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप तो हमें दिख रहा है, कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड तो ये होगा, लेकिन क्योंकि दोनों स्मॉल वाई प्रेजेंट हैं तो ये येलो नहीं होगा, ये कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। ऐसे इसको अगर हम देखें, कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड तो होगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है तो ये ग्रीन होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसे देखें, कैपिटल आर है तो ये राउंड होगा, लेकिन कैपिटल वाई तो नहीं है तो ये ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये तीन हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें सीड की शेप तो राउंड है लेकिन सीड का कलर ग्रीन है। ऐसे तीन प्लांट्स हमें बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं, इसको देखें अगर, स्मॉल आर तो ये कैसी हो गई शेप, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई है तो ये येलो होगा, ये भी रिंकल्ड और येलो, ये भी रिंकल्ड और येलो। तो रिंकल्ड येलो इस तरह के कितने प्लांट्स यहाँ पर बन रहे हैं, इनके रिंकल्ड सीड्स हैं लेकिन उनका कलर येलो है, वो भी हमें तीन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम फोर्थ को देखें, जो बच गया प्लांट, इसको देखें, इसमें तो आर भी दोनों छोटे हैं और वाई भी दोनों छोटे हैं, यानी इसकी शेप होगी रिंकल्ड और कलर होगा ग्रीन। तो रिंकल्ड सीड्स और ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस करने वाले कितने प्लांट्स बनेंगे, एक प्लांट बनेगा। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, इस केस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या दिखाई दे रहा है, चार तरह के फिनोटाइप्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, और किस रेशियो में दिखाई दे रहे हैं, 9:3:3:1। 9 क्या है, राउंड येलो, फिर 3 है राउंड ग्रीन, और 3 है रिंकल्ड येलो, और 1 है रिंकल्ड ग्रीन। तो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस हम करेंगे तो हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा F2 जनरेशन में, 9:3:3:1, ठीक है। अब एक चीज़ और जो यहाँ से हमें पता चल रही है वो ये कि अगर हम इसमें से ये देखें कि राउंड इज टू रिंकल्ड कितने हैं, सिर्फ सीड की शेप की अगर हम बात करें तो राउंड इज टू रिंकल, अगर हमने यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया होता, हम सिर्फ सीड की शेप देख रहे होते तो हम क्या रेशियो निकाल रहे होते, राउंड इज टू रिंकल। तो राउंड हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 9
+3 कितने हो गए 12, और रिंकल्ड कितने दिखाई दे रहे हैं 3 + 1 यानी 4, तो ये रेशियो आ रहा है 12:4, यानी सिंप्लीफाई कर दें इसको तो रेशियो आ रहा है 3:1। ये सेम वही रेशियो है जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, जहाँ हमने देखा था टॉल और डार्फ का रेशियो हमें कितना मिल रहा था, टॉल और डार्फ का रेशियो हमें मिल रहा था 3:1। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर चेक करें कि येलो और ग्रीन का रेशियो हमें क्या मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो येलो कितने हैं 9 ये हैं और 3 ये हैं, वह 12। ग्रीन कितने हैं 3 ये और 1 ये है 4। तो ये रेशियो भी हमें क्या मिल रहा है 12:4 यानी 3:1, यानी ये भी हमें वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला रेशियो मिल रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम साथ में भी स्टडी कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग तो रेशियो हमें सेम वही मिल रहा है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक का इनहेरिटेंस दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, हम स्टडी तो कर रहे हैं यहाँ पर दो ट्रेड्स को, हमने देखा सीड का शेप और सीड का कलर, दोनों की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। तो हमने क्या देखा, शेप भी हमें किस रेशियो में मिली 3:1 के रेशियो में फाइनली मिला, कलर का रेशियो भी हमें फाइनली क्या मिला 3:1 मिला, यानी इन दोनों ने एक दूसरे के इनहेरिटेंस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं किया। मतलब ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक ट्रेड का इनहेरिटेंस दूसरी ट्रेड के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता। कलर कैसा होगा, उसका इनहेरिटेंस भी सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है 3:1 का रेशियो हमें मिल रहा है। शेप कैसी होगी, उसका इनहेरिटेंस भी सेम वही रेशियो फॉलो कर रहा है, सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसमें भी हमें 3:1 का ही रेशियो मिल रहा है। तो सीड की शेप वाली जीन्स ने कलर वाली जीन्स के इनहेरिटेंस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं किया, इसी कलर वाली जीन ने शेप वाली जीन के इनहेरिटेंस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं किया। तो यही है मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहता है ये, ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, एक ट्रेड का इनहेरिटेंस दूसरी ट्रेड के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली ही वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो ये थे मेंडल के तीनों लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, वेरिएशन के बारे में पढ़ा हमने, कैसे वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन में बढ़ती चली जाती है रिप्रोडक्शन की वजह से। हमने बात की इनहेरिटेड ट्रेड्स जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, जिससे कि उसको हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हमने पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट से एक्वायर किए हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। मेंडल के लॉज के बारे में हमने बात की। पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि कहता है कि अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है यानी दोनों एलिल्स उसमें अलग अलग तरह के प्रेजेंट है, तो एक एलिल अपना इफेक्ट शो करेगी और दूसरी को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देगी। जो अपना इफेक्ट शो करेगी उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट और जिसका इफेक्ट शो नहीं होगा उसे हम बोलेंगे रिसेसिव। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जब मेंडल ने अपना क्रॉस कराया था टॉल और डार्फ प्लांट में, तो F2 जनरेशन में उसे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिला था, यानी 3 टॉल प्लांट्स पर एक डार्फ प्लांट, और जिनोटिपिक रेशियो मिला था 1:2:1, यानी एक था होमोजाइगस टॉल, दो थे हेट्रोजाइगस टॉल और एक था होमोजाइगस डार्फ। फिर हमने बात की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने क्या बताया कि जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो ये जो फैक्टर्स हैं या एलिल्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, एक गैमीट को सिर्फ एक ही एलिल मिलती है, और गैमीट्स के फ्यूजन से जब नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो उस ऑफस्प्रिंग को एक फैक्टर मिलता है मेल पेरेंट से और एक फैक्टर मिलता है फीमेल पेरेंट से। एक एलिल उसको मेल से मिल रही है और एक एलिल उसको फीमेल पेरेंट से मिल रही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने बताया कि अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ में भी स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि हर कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट हो रहा है, कोई भी ट्रेट दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और इस केस में F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो मेंडल को मिला वो कितना मिला 9:3:3:1। 9 प्लांट्स थे जो राउंड येलो थे, 3 प्लांट्स थे जो राउंड ग्रीन थे, 3 प्लांट्स ही थे जो रिंकल्ड येलो थे और 1 प्लांट था जो कि रिंकल्ड ग्रीन था।
तो इसके साथ में हमने आज इस चैप्टर का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ कवर कर लिया, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स में कैसे डिटरमाइन होता है कि जो बेबी पैदा होगा वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा, ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो कुछ भी हमने यहाँ आज पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।